प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटना रूसी क्रांति 1917 के बारे में जो उसके फर्स्ट फेज है, जो उसकी क्रांति का प्रथम चरण है, जो 7 मार्च 1917 को घटित हुआ था रूस के अंतर्गत, उसके द्वारा जारशाही का अंत किया गया था। आज का जो ये टॉपिक है हमारा वो है कि 7 मार्च 1917 की रूसी क्रांति के बाद में जो घटनाएं घटित हुई, जो घटनाक्रम रहा, उसके बारे में जो है हम इसमें अध्ययन करेंगे। 7 मार्च 1917 के बाद में रूस में जो क्रांति आई, उसके फलस्वरूप जारशाही का अंत हो गया और मजदूरों और किसानों की जो वो थी समिति थी, मजदूरों और किसानों की समिति ने क्रांतिकारी सोवियत का उसके द्वारा निर्माण किया गया। यानी क्रांतिकारी सोवियत में मजदूरों और सैनिकों के प्रतिनिधि शामिल थे। और इसके बाद में फिर 14 मार्च 1917 को क्रांतिकारी सोवियत और ड्यूमा जो थी उसके सदस्यों को मिलाकर के एक अस्थायी सरकार का निर्माण किया गया और इस अस्थायी सरकार का प्रधानमंत्री प्रिंस लियो को बनाया गया। प्रिंस लियो के अस्थायी सरकार का अध्यक्ष बनने के बाद में जो है उसमें मंत्री बनाए गए। क्रांतिकारी समाजवादी दल के नेता करंस्की को न्याय मंत्री बनाया गया, अक्टूबरिस्ट दल के नेता गुचकॉव को युद्ध मंत्री बनाया गया और संवैधानिक लोकतांत्रिक दल के नेता मिल्युकोव को विदेश मंत्री बनाया गया। 15 मार्च 1917 को जार निकोलस द्वितीय ने अपने भाई के माइकेल के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया, किंतु अस्थायी सरकार के सदस्य राजतंत्र बनाए रखने अथवा गणतंत्र की स्थापना के बारे में एकमत नहीं थे, इसलिए माइकेल ने भी सिंहासन त्याग दिया। हम बात करेंगे इस प्रिंस लियो के जो अस्थायी सरकार थी, उसने जो उसकी भूमिका रही, उसके जो कार्य थे उनके बारे में। पहला जो कार्य था अस्थायी सरकार का वो था भाषा और प्रेस की स्वतंत्रता को घोषित की इसने। दूसरा, राजनीतिक बंदियों को मुक्त कर दिया गया। तीसरा, यहूदियों के विरुद्ध जितने कानून बनाए गए थे उन्हें रद्द कर दिया गया। चौथा, देश का नया संविधान बनाने के लिए एक संवैधानिक सभा की स्थापना की घोषणा की गई थी। अस्थायी सरकार ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर कार्य किया, लेकिन इसके समक्ष अनेक कठिनाइयां थी। जैसे अस्थायी सरकार को एक तरफ असफल युद्ध को संचालित करना था, जो प्रथम महायुद्ध उस समय जारी था। दूसरा, देश में आंतरिक शांति व्यवस्था स्थापित करनी थी। इसके बाद में जो है अस्थायी सरकार मित्र राष्ट्रों की सहायता से जो है युद्ध को जारी रखना चाहती थी, जबकि मजदूर और सैनिकों की जो सोवियत थी वो युद्ध को बंद करना चाहती थी। ये बिना मुआवजे की भूमिपतियों से भूमि लेकर किसानों में बांटने के पक्ष में थी। जब विदेश मंत्री मिल्युकोव ने मित्र राष्ट्रों को सूचित किया कि रूस की सरकार युद्ध जारी रखेगी, तो पेट्रोग्राड की सोवियत ने इसका विरोध किया। फलते विदेश मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा, साथ ही गुचकॉव ने भी त्यागपत्र दे दिया। अतः प्रिंस लियो जो था उसकी पुनर्गठित सरकार में करंस्की को युद्ध मंत्री बनाया गया। इसके बाद में पेट्रोग्राड की सोवियत और उसके नेता अस्थायी सरकार में विश्वास नहीं रखते थे, अतः उन्होंने गांव-गांव में स्वतंत्र सोवियतों का यानी निर्माण कर लिया, अपनी समितियां बना ली मजदूरों की। अस्थायी सरकार को सोवियत और बोल्शेविकों के विरोध का सामना करना पड़ा तथा क्रांतिकारी समाजवादी दल और मेंशेविक भी इससे नाराज हो गए। पेट्रोग्राड सोवियत ने जून 1917 में अस्थायी सरकार के विरोध के बावजूद अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस का अधिवेशन आमंत्रित किया और इसमें समाजवादियों का वर्चस्व था। इसमें क्रांतिकारी समाजवादी, बोल्शेविक व मेंशेविक तीनों जो दलों के जो प्रतिनिधि थे वो शामिल हुए। सम्मेलन में 300 सदस्यों की अखिल रूसी सोवियत कार्यकारिणी गठित की गई, लेकिन वास्तविक कार्यकारी जो शक्ति थी वो 20 सदस्यीय प्रेसिडियम को दी गई थी। इस प्रेसिडियम जो थी 20 सदस्यीय, इसमें क्रांतिकारी समाजवादी दल, मेंशेविक दल के सदस्य सम्मिलित थे। इस कारण से बोल्शेविक जो दल था इससे नाराज हो गया। 1 जुलाई 1917 को पेट्रोग्राड सोवियत ने अपने समर्थन के लिए मजदूरों का एक प्रदर्शन आयोजित किया। इन मजदूरों ने तत्कालिक सरकार के विरुद्ध अपना विरोध प्रकट किया। 3 जुलाई 1917 को शासन के विरुद्ध एक बड़ा विद्रोह आयोजित करवाया गया मजदूरों के द्वारा, और ऐसा माना गया कि इस विद्रोह के पीछे बोल्शेविकों का हाथ था।
क्योंकि बोल्शेविक जो थे 20 सदस्यीय प्रेसिडियम में शामिल नहीं थे। ये मेंशेविकों और पेट्रोग्राड सोवियत के विरुद्ध मजदूरों को भड़का रहे थे। बोल्शेविक दल के जो सदस्य थे उन पर यह आरोप लगाया गया इस विद्रोह को भड़काने का। यद्यपि सेना की मदद से इस अस्थायी सरकार ने इस विद्रोह को दबा दिया, लेकिन उसने विद्रोह के पीछे बोल्शेविकों का हाथ मानकर उन्हें कैद करने की आज्ञा दे दी। लेनिन को देश छोड़कर भागना पड़ा, जो कि बोल्शेविक दल का नेता था। इस विद्रोह के बाद गैलिशिया में रूसी आक्रामक कार्यवाही विफल हो गई और हजारों की संख्या में सैनिक जो है मारे गए, और इस कारण से लेव सरकार जो थी उसका पतन हो गया। अब करंस्की ने नया मंत्रिमंडल गठित किया। वह एक सुलझा हुआ समाजवादी था, अतः अगस्त 1917 में उसने सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया, लेकिन समाजवादियों के आपसी मतभेदों के कारण कोई हल नहीं निकल पाया इस सर्वदलीय सम्मेलन का। बोल्शेविकों ने इस सम्मेलन का विरोध किया। प्रधान सेनापति कार्निलाव जो था उसका करंस्की से मतभेद हो गया। जो अस्थायी सरकार का प्रधानमंत्री था करंस्की, उससे जो है कार्निलाव का जो युद्ध मंत्री था, सेनापति था, उसका विरोध हो गया, मतभेद हो गया। कार्निलाव जो है वो सोवियत जो थी कांग्रेस जो थी, सोवियत समिति जो थी, उसको जो है उसके खिलाफ उसने सोवियत समिति को जो है अधिकार करने के लिए जो सेना जो थी कांग्रेस सोवियत दी, उसको अधिकार करने के लिए रूस के जो प्रदेश थे उन पर अधिकार करने के लिए प्रोत्साहित किया, और कुछ भागों पर सेना ने अधिकार भी कर लिया कोर्निलोव की आज्ञा से। इस परिस्थिति में जो है करंस्की विपदा में फंस गया। यहाँ पर ऐसी स्थिति में करंस्की ने बोल्शेविकों की मदद ली और कोर्निलोव की जो प्रतिक्रांति थी, विद्रोह जो था, जो कि उसने अधिकार किया था सेना को अपने अधिकार में कर करके, तो उसको जो है उसकी प्रतिक्रांति को विफल करने के लिए करंस्की ने बोल्शेविकों का सहारा लिया। इसके बाद अगस्त 1917 में ट्रोट्स्की जो था वो पेट्रोग्राड सोवियत का प्रधान बन गया और मॉस्को सोवियत पर भी बोल्शेविकों का अधिकार हो गया। बोल्शेविकों ने युद्ध विरोधी प्रचार कर अस्थायी सरकार को बदनाम किया। इसे सभी समस्याओं के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। इन्होंने युद्ध से निराश और पराजित होकर लौटे सैनिकों की सहानुभूति हासिल करने का प्रयास किया। बोल्शेविकों ने अस्थायी सरकार आपसी मतभेदों के कारण अत्यंत खोखली हो गई। क्रांतिकारी समाजवादी दल में मेंशेविक दल के मंत्रिमंडल से हट गए। प्रधानमंत्री करंस्की की नीतियों से असहमत होकर के जो है सारे मंत्री हट गए। अब कोई मंत्री नहीं मिला मंत्रिमंडल के लिए करंस्की को। अंत में 5 सदस्यीय मंत्रिमंडल गठित किया गया। वास्तव में करंस्की की सरकार एक कमजोर और अस्थायी सरकार थी। समाजवादी भी इसके विरुद्ध हो गए। ये बोल्शेविकों के लिए सत्ता हड़पने का एक अच्छा मौका था। अस्थायी सरकार असफल सिद्ध हो रही थी तात्कालिक समस्याओं को निपटाने में। सैनिकों की दृष्टि से रूसी क्रांति का उद्देश्य था, जो ये क्रांति घटित हुई थी 7 मार्च 1917 को, उसमें जो सैनिक चाहते थे इस क्रांति को उन्होंने इसलिए सफल बनाया था ताकि युद्ध की समाप्ति हो, जो प्रथम महायुद्ध चल रहा था। शहरी मजदूरों के लिए इसका मतलब था इस क्रांति का कि पूंजीवाद का अंत न हो तो सही, लेकिन इस पर नियंत्रण अवश्य स्थापित किया जाए। किसानों के लिए इस क्रांति का उद्देश्य था कि उन्हें भूमि की प्राप्ति हो, उन्हें भूमि का मालिक माना जाए। अस्थायी सरकार इनमें से किसी की भी अपेक्षा पर खरे नहीं उतर रही थी, इसलिए इन तीनों ने जो है इस अस्थायी सरकार का विरोध किया। 15 मार्च 1917 को अस्थायी सरकार ने सत्ता संभाली थी और 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविकों ने सत्ता पर अधिकार कर लिया था। वास्तव में देखा जाए तो अस्थायी सरकार को 8 माह से भी कम समय मिला शासन करने के लिए। उस पर सोवियत का नियंत्रण जारी था, जो मजदूरों और किसानों की जो सोवियत थी सैनिकों की। सरकार का नेतृत्व व स्वरूप भी बीच में बदल गया था। प्रिंस लो के बाद में करंस्की को प्रधानमंत्री बनाया गया था। पराजय और समस्याएं इसे विरासत में मिली थी, जो प्रथम महायुद्ध में रूसी सेनाओं की पराजय हो रही थी। इतिहासकार लिप्सन के अनुसार करंस्की सरकार के पतन का कारण उसके शत्रुओं का बल नहीं, वरन स्वयं उसकी असहाय अवस्था थी। 1898 में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी स्थापित हुई थी और 1903 में जो है 2 भागों में विभाजन हो गया इस सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का।
बोल्शेविक और मेंशेविक में। बोल्शेविक पार्टी का नाम बाद में लेनिन ने साम्यवादी या कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया था। 22 जनवरी 1905, मार्च 1917, 7 मार्च 1917 और 7 नवंबर 1917 की क्रांति के समय लेनिन जो है वो विदेश में था बोल्शेविक दल का। 25 अक्टूबर यानी 7 नवंबर 1917 को लेनिन ने सुयोग्य नेतृत्व के बल पर बोल्शेविकों ने सत्ता पर अधिकार कर लिया था। मार्च 1917 की क्रांति के समय लेनिन रूस से बाहर था। इस समय मेंशेविक दल को अपनी शक्ति बढ़ाने का अच्छा अवसर मिल गया था। उन्होंने क्रांतिकारी समाजवादियों से मिलकर के मजदूरों व सैनिकों की पेट्रोग्राड सोवियत पर अधिकार कर लिया। इस समय बोल्शेविक दल लाभ से वंचित रहा था। लेनिन के अप्रैल 1917 में रूस लौटने पर बोल्शेविकों ने अपनी भूमिका तलाशनी शुरू की रूस में। लेनिन ने रूस लौटने पर पेट्रोग्राड सोवियत के मेंशेविकों व अन्य समाजवादियों के समक्ष क्रांति का प्रस्ताव रखा, क्रांति के विचार रखे। ये विचार प्रावदा जो समाचार पत्र था बोल्शेविकों का, उसमें ये प्रकाशित हुए। लेनिन ने मध्यम वर्गीय क्रांति को समाजवादी क्रांति में परिवर्तित करने की आवश्यकता पर बल दिया। अप्रैल 1917 में अखिल रूसी बोल्शेविक सम्मेलन आयोजित किया गया और इसमें लेनिन ने जो है अपने विचार रखे क्रांति के बारे में। उसने अस्थायी सरकार जो केरेंस्की की थी के साथ सहयोग की नीति की आलोचना की और सर्वहारा वर्ग को मजदूरों और सैनिकों की सोवियत के हाथों में जो है सत्ता सौंपने के लिए तैयारी करने को कहा। इस प्रस्ताव को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। मई 1917 में ट्रोट्स्की जो संयुक्त राज्य अमेरिका में भाग गया था, पेट्रोग्राड पहुंच गया। मई 1917 में वापस रूस लौट आया। उसका दल बोल्शेविकों मेंशेविकों से भिन्न था। ट्रोट्स्की ने बोल्शेविकों से मिलने का निर्णय किया, जिससे बोल्शेविकों की शक्ति में वृद्धि हुई। जून 1917 में अखिल रूसी सोवियत सम्मेलन में सभी समाजवादी दलों मेंशेविकों, बोल्शेविकों व क्रांतिकारी समाजवादी दल ने भाग लिया। इसमें बोल्शेविक दल ने संपूर्ण सत्ता मजदूरों, सैनिकों व किसानों के प्रतिनिधियों के हाथों में सौंपने की मांग की, किंतु क्रांतिकारी जो समाजवादी दल था वह मेंशेविकों ने इसका विरोध किया, बोल्शेविकों की इस मांग का विरोध किया। जुलाई 1917 के विद्रोह के पीछे बोल्शेविकों का हाथ होने के कारण अस्थायी सरकार ने बोल्शेविक नेताओं की धरपकड़ शुरू कर दी थी। लेनिन रूस छोड़कर फिनलैंड भाग गया। गैलिशिया में अस्थायी सरकार की पराजय से सरकार हताश हो गई थी। बोल्शेविकों ने भी इस समय अस्थायी सरकार के विरुद्ध प्रचार किया था। लेकिन जब प्रिंस लियो के त्यागपत्र के बाद केरेंस्की को अस्थायी सरकार बनी, उसकी मंत्रिमंडल बना और सेनापति कार्निलोव ने सेना को पेट्रोग्राड पर अधिकार करने का आदेश दिया, तो केरेंस्की ने इसके विरुद्ध बोल्शेविकों की सहायता ली। तो ये मौका मिला था बोल्शेविकों को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए रूस में। 12-13 सितंबर 1917 को लेनिन ने फिनलैंड से बोल्शेविक कार्यकारिणी को गुप्त पत्र लिखे। लेनिन ने इनमें लिखा कि अब सशस्त्र क्रांति द्वारा सत्ता हस्तगत करने का समय आ गया है। 10 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविक दल की कार्यकारिणी ने लेनिन के निर्देशानुसार सशस्त्र क्रांति द्वारा सत्ता हस्तगत करने का निर्णय लिया। बोल्शेविक नेताओं ने निश्चय किया कि 25 अक्टूबर यानी 7 नवंबर 1917 को होने वाले अखिल रूसी सोवियत सम्मेलन की योजना कार्यान्वित कर दी जाए। केरेंस्की की अस्थायी सरकार को जो है इसकी भनक लगी इस सम्मेलन के बारे में, इस क्रांति के बारे में, 7 नवंबर की जो प्रायोजित क्रांति थी उसके बारे में, तो उसने बोल्शेविक नेताओं को बंदी बनाने की आज्ञा दे दी। लेकिन सशस्त्र क्रांति की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। ट्रोट्स्की, पोदवाइस्की और लासेविया ने जो है सशस्त्र आक्रमण की तैयारी ये जो कर चुके थे, ये जो बोल्शेविक नेता थे। 25 अक्टूबर यानी 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविकों के लाल रक्षकों व नियमित सैनिकों की टुकड़ियों ने बिना किसी प्रतिरोध के पेट्रोग्राड में टेलीफोन एक्सचेंज, डाकघर, बिजली घर, रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय बैंक सभी पर अधिकार कर लिया। 25 अक्टूबर यानी 7 नवंबर 1917 की सुबह बोल्शेविकों के नेतृत्व में कमजोर व कामगारों व सैनिकों ने पेट्रोग्राड में रूसी जार के शीत प्रासाद पर महल पर अधिकार कर लिया। अस्थायी सरकार के मंत्रियों को बंदी बना लिया गया। केरेंस्की राजधानी छोड़कर भाग गया। तो इस तरह से जो है 7 नवंबर 1917 की जो रूसी क्रांति थी उसके द्वारा रूस में
जो है साम्यवाद की स्थापना हुई, बोल्शेविक दल की सरकार स्थापित हुई।